हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फ्रेंड्स, फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी, और जिस स्टोरी का नाम है नो रूम फॉर लेपर्ड। एंड अगेन इसको लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद नो रूम फॉर लेपर्ड, यानी कि बेघर तेंदुआ। पहली बार तेंदुआ मैंने तब देखा जब मैं पहाड़ की तलहटी में बहने वाली धारा को पार कर रहा था। घाटी इतनी गहरी थी कि दिन में भी ज्यादातर समय वहां छाया ही रहती थी। इसी वजह से बहुत से जानवरों और परिंदों की दिन में भी अपने छुपने की जगह से बाहर निकलने की हिम्मत पड़ ही जाती थी। उस तरफ बहुत कम लोग जाया करते थे, सिर्फ आसपास के गांव के दूधिए और सूखे पेड़ों को जलाकर कोयला बनाने वाले। इसलिए वह घाटी जंगली जानवरों के लिए स्वर्ग जैसी थी। उत्तर भारत की मशहूर पहाड़ी सैरगा मसूरी के आसपास ऐसे कुदरती इलाके गिने चुने ही बचे थे। मेरे कॉटेज से शुरू होने वाली ढलान पर बांज, चिनार और बुरांस का जंगल था। पेड़ों के बीच से होकर एक संकरी पगडंडी आगे वाली पहाड़ी की पीठ तक जाती थी, जहां दूर तक लाल अंबाड़ा कुदरती तौर पर उगता था, और उसके आगे फिर खड़ी ढलान थी जिस पर जंगली रसभरी और कई किस्म की बेलें और पतले पतले बांस एक दूसरे में उलझे रहते थे। पहाड़ी के नीचे पहुंचने के बाद यह रास्ता जिधर से होकर जाता था वहां किनारे किनारे घास और उसे घेरे जंगली गुलाब के झाड़ थे। ताज्जुब की बात है कि 5000 फीट से लेकर 8000 फीट की ऊंचाई पर उगने वाले पेड़ पौधे इंग्लैंड के देहाती इलाकों में उगने वाले पेड़ पौधों से बहुत अधिक मेल खाते थे। समय के साथ पीले पड़ गए गोल पत्थरों और कंकड़ों की तलछट पर फुदकती हुई आगे बढ़ती धारा सोंग नदी में मिलने से पहले पगडंडी से बिल्कुल सट कर बहती थी, और आगे जाकर सोंग नदी गंगा में मिल जाती थी। जब मुझे पहली बार इस धारा के बारे में पता चला, अप्रैल का महीना चल रहा था और जंगली गुलाब के खिलने का मौसम था। छोटे छोटे सफ़ेद गुलाब, गुच्छों के गुच्छे। मैं तकरीबन रोज़ाना 2 या 3 घंटे लिखने के बाद धारा तक टहलने जाता था। मैं बहुत लंबे समय तक शहरों में रह चुका था और अब खुद को, अपने तन मन को तरोताज़ा करने वापस पहाड़ों में लौट आया था। एक बार बस आप पहाड़ों में रह लें कितने भी समय के लिए, तो पहाड़ आपको अपना बना ही लेते हैं और फिर आपको अपनी ओर ऐसे खींचते हैं कि आपको बार बार यहाँ आना ही पड़ता है। करीब हर सुबह और कभी कभी तो दिन में भी मुझे कांकड़ की पुकार सुनाई दे जाती थी। कांकड़ एक तरह का जंगली हिरन होता है, और शाम के समय जब मैं जंगल से होकर गुजरता तो अक्सर झुंड बनाकर घूमते चुगते फीजिट यानी फुकरांस पक्षी घबराकर नीचे घाटी की ओर उड़ जाते, पंख फैलाकर लेकिन बिना फड़फड़ाए। मैंने बिज्जू देखे, एक बार लाल लोमड़ी भी देखी, और भालू के पैरों के निशान भी पगडंडी पर पहचान लिए। क्योंकि मैं किसी चीज़ की तलाश में वहाँ से कुछ लेने तो जंगल में आता नहीं था, इसलिए जानवर और परिंदे मेरे आने जाने को लेकर अब बेपरवाह हो चले थे। हो सकता है वह मेरे कदमों की आहट पहचानने लगे हों, क्योंकि कुछ समय बाद जब मैं उधर से गुजरता तो जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जहाँ पहले मेरे उधर से गुजरने पर लंगूर बुरांस की डालियों पर इधर से उधर छलांग लगाने लगते थे, वहीं अब बस डाल पर बैठे बैठे बांज की नर्म मुलायम कोपले खाते गौर से मुझे ताकते रहते थे। जब बड़े लंगूर गुनगुनी धूप का मजा लेते हुए एक दूसरे के बालों से तिनके चुनकर सफाई किया करते थे, तब उनके बच्चे शरारती लड़कों की तरह छीना झपटी करते हुए आपस में जूझा करते थे। लेकिन एक शाम जब मैं उधर से गुजर रहा था, पेड़ों में बैठे लंगूर कुछ आवाज़ें कर रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि इनके बीच जो हलचल मची है वह मेरी वजह से नहीं है। जैसे ही मैंने धारा को पार करके दूसरी तरफ की पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, लंगूरों का घुरघुराना और चकचकाना बढ़ गया, जैसे कि वह मुझे आगे किसी नज़र न आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर रहे हो। तभी खड़ी पहाड़ी के ढलान पर कंकड़ों की झड़ी लग गई। ऊपर से गिरने वाले ये कंकड़ कहाँ से आ रहे हैं, ये देखने के लिए जो ही मैंने सिर उठाया तो ऊपर करीब 20 फीट ऊपर एक चट्टान पर ठहरा नजर आया गहरा सुनहरा सा गठीला तेंदुआ। वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसका सिर कुछ आगे को इस तरह तना हुआ था जैसे घाटी की ओर किसी को ताक रहा हो, लेकिन उसे किसी तरह मेरी मौजूदगी का एहसास हो ही गया था। तभी उसने गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा।
मुझे वहाँ देखकर वह कुछ हैरान था, और जब हिम्मत बांधने के लिए मैंने ज़ोर से ताली बजाई तो वह ज़रा भी आहट किए बिना छलांग मारकर झुरमुट में जा घुसा और पेड़ों के गहरे साए में गुम हो गया। मेरी वजह से उसकी शिकार करने की कोशिश में अड़चन पड़ गई थी, लेकिन कुछ ही देर में मुझे कांकड़ की ऐसी पुकार सुनाई दी और फिर वह पेड़ों के बीच से कुलांचे मारकर भागा, यानी कि शिकार अब भी जारी था। बिल्ली परिवार के दूसरे जानवरों की तरह तेंदुए भी भारत में खत्म होने की कगार पर हैं, इसलिए मसूरी के इतना करीब भी कोई तेंदुआ हो सकता है, ये जानकर मुझे हैरत हुई। शायद आसपास की पहाड़ियों पर जो जंगलों का सफाया हुआ है उसकी वजह से हिरन मसूरी की हरी भरी वादी में चले आए होंगे, और जाहिर है ये तेंदुआ भी उनके पीछे पीछे चला आया होगा। उस दिन के बाद कई हफ्तों तक मुझे तेंदुआ नज़र नहीं आया। ये बात और है कि तेंदुए के आसपास ही कहीं होने का एहसास मुझे कई बार हुआ। एक सूखी खांसी जैसी खंखार से पता चलता था। कई बार तो मुझे बिल्कुल पक्के तौर पर लगता था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है या मेरा पीछा कर रहा है। एक बार जब मुझे घर पहुंचने में देर हो गई तो रास्ते में जंगल के खुले इलाके से दौड़ भाग मचाते शाही के परिवार ने मुझे चौंका दिया। घबराहट में मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो देखा कि झुरमुट में से 2 चमकीली आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं वहीं थम गया और मेरा जोर से धड़कता दिल पसलियों से टकराता रहा। फिर वे आंखें चक्कर काटती हुई इधर उधर चल पड़ी। तब मेरी समझ में आया कि वे और कुछ नहीं बल्कि जुगनू थे। मई और जून के महीनों में जब पहाड़ भूरे भूरे हो जाते और तमाम हरियाली सूख जाती, तब भी धारा के आसपास हरियाली और ठंडक रहती थी, जहाँ फन और कई किस्म के दूसरे पौधे और घास पनपते रहते थे। धारा के बहने की दिशा में आगे चलकर एक छोटा सा तालाब था जिसमें मैं नहा सकता था, और एक गुफा भी जिसकी छत में से पानी टपकता रहता था। गुफा की छत वाली चट्टान में पड़ी दरारों में से रोशनी की किरणें अंदर आती तो टपकता हुआ पानी रुपहला और सुनहरा नजर आता। उसने मुझे हरियाली चरागाहों में ठहरने का मौका दिया। उसने मुझे पानी के कुंड तक का रास्ता दिखाया। यीशु के शिष्य डेविड ने भी ज़रूर ऐसी ही कोई जन्नत जैसी जगह खोज ली होगी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल डेविड ने हेवन की तरह कोई भी इस तरह की जगह ढूंढ ली होगी। तभी उन्होंने ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में ये शब्द लिखे होंगे। शायद मैं भी कुछ अच्छी बातें लिख सकूंगा। हिल स्टेशन पर आने वाले सैलानी अभी हरियाली और जंगली जीवों की कुदरती पनाह तक नहीं पहुंचे थे। मुझे अपने अंदर कहीं ऐसा लगने लगा था जैसे इस जगह पर मेरा हक है, जैसे ये मेरी जागीर हो। मेरे अलावा धारा पर इस जगह पर आने वाला एक और प्राणी था, या कहा जाए एक और प्राणी थी, यानी कि चितकबरी फॉक्सटेल, जिसे इस इलाके के लोग धोबी चिड़िया के नाम से पुकारते थे। शायद ज़्यादातर समय पानी के आसपास बिताने की वजह से वह मेरे बिल्कुल पास पहुंच जाने पर भी अपनी जगह से नहीं उड़ती थी, लेकिन अगर मैं वहां ज़्यादा देर ठहरता था तो बेचैन होकर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर फुदकती और शिकायती लहजे में तीखी आवाज़ें निकालती फिरती। उस दिन सारी दोपहरी मैं उसका घोंसला ढूंढता रहा। मुझे पूरा यकीन था कि उसके घोंसले में बच्चे होंगे, क्योंकि मैंने उसे अपनी चोंच में कीड़ा दबाकर जाते हुए देखा था। दिक्कत यह थी कि जब वह ऊपर की तरफ, यानी जिधर से धारा आ रही थी उधर की तरफ जाती, तो मैं उसका तेज़ी से पीछा नहीं कर पाता था, क्योंकि चट्टानें पैनी थी और वहाँ फिसलन भी काफ़ी थी। आखिरकार मैंने खुद को फर्न की शाखों से सजाया और धीरे धीरे धारा के भाव से उल्टी दिशा में आगे बढ़ता गया। फिर जिस जगह जाकर अक्सर फॉक्सटेल आंखों से उछल हो जाया करती थी, मैं वहाँ एक पेड़ के खोखले तने में घुसकर छुप गया। मैं उस चिड़िया को किसी तरह लूटना नहीं चाहता था, सिर्फ उसका घोंसला देखना चाहता था। एक छोटी सी इच्छा। अब उखड़ू बैठकर मुझे सिर्फ उस धारा के भाव का छोटा सा हिस्सा और घाटी के दोनों ओर का नज़ारा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे धोखा देने की कोशिश के बावजूद मैं उस पक्षी की निगाहों से बच नहीं पाया था, और वह लगातार अपने आशियाने के इतने नज़दीक मेरी मौजूदगी के खिलाफ ज़ोरदार आवाज़ उठाती रही। मैंने अपने रहस्य सब्र को समेटा और करीब 10 मिनट तक बिल्कुल बुत की तरह बिना हिले डुले बैठा रहा। फॉक्सटेल शांत हो गई, नज़रों से दूर, दिल से काफूर, लेकिन वह कहाँ गुम हो गई। मुझे पक्के तौर पर यह महसूस हो रहा था कि वह घाटी के खड़े किनारों में शायद बिल्कुल करीब में ही कहीं अपने घोंसले की रखवाली कर रही होगी। मैंने सोचा कि मैं उसे चौंका दूंगा और अचानक खड़ा हो गया, लेकिन मुझे अपने घोंसले की रखवाली करती फॉक्सटेल के बजाय दौड़कर दूर भागता तेंदुआ दिखा।
जिसकी चौंकने से गुर्राहट निकल गई थी। बस 2 छलांगों में ही वह धारा पार कर जंगल में समा गया। तेंदुओं को देखकर मैं खुद भी कोई कम नहीं चौंका था, और इस चौंकने का असर ये हुआ कि फॉक्सटेल और उसके घोंसले की ओर से सारा ध्यान ही हट गया। तो क्या तेंदुआ फिर से मेरे पीछे लग गया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को मैंने खुद ही नकार दिया। सिर्फ आदमखोर तेंदुआ ही इंसानों का पीछा करता है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ मसूरी के आसपास आदमखोर तेंदुआ कभी नहीं रहा। बरसात के मौसम में हमारी यानी मेरी और फॉक्सटेल की धारा अपने रास्ते में पड़ने वाली झाड़ियों और यहाँ तक कि छोटे मोटे पेड़ों को बहा ले जाने वाली बेंगवान नदी बन गई, और कलकल की सरगम की जगह बहाव की खौफनाक गरज का शोर छा गया। तब मैंने अक्सर वहाँ जाने का सिलसिला छोड़ दिया, क्योंकि अब बहुत बढ़ चुकी घास में जोंकें भर गई थीं। एक दिन मुझे हिरन मरा पड़ा मिला, जिसका बस थोड़ा सा हिस्सा ही खाया हुआ था। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि तेंदुए ने अपना बाकी बचा शिकार ऐसे ही कैसे छोड़ दिया, उसे कहीं छुपाया क्यों नहीं। लेकिन ज़रा दिमाग दौड़ाते ही मुझे समझ में आ गया कि ज़रूर खाते समय उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या अड़चन हुई होगी। फिर चढ़ाई चढ़ते हुए मैंने बांझ के झुरमुट में शिकारियों के एक दल को सुस्ताते देखा। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहीं मैंने तेंदुए को तो नहीं देखा। मैंने मना कर दिया। उनमें से एक ने कहा कि उन्हें मालूम है कि जंगल में एक तेंदुआ घूम रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में तेंदुए की खाल 1000 रुपये से भी ज़्यादा की बिकती है। हालांकि जंगली जानवरों की खाल वगैरह की खरीद फरोख्त गैरकानूनी थी, लेकिन उनकी बातों से मेरी समझ में आ गया था कि कहीं ना कोई रास्ते भी ज़रूर निकाल आते होंगे, और कोई ना कोई इस तरह के रास्ते निकाल लेता ही होगा। इस जानकारी के लिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और आगे अपनी राह चल पड़ा। लेकिन मैं कुछ घबराहट और बेचैनी सी महसूस करने लगा था। शिकारियों ने तेंदुए के खाए हुए कांकड़ की लाश देख ली थी, और उन्होंने तेंदुए के पंजों के निशान भी देख लिए थे, और उसके बाद से वह जब देखो तब जंगल में आने लगे थे। तकरीबन हर एक शाम मुझे गोलियां दागने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, क्योंकि उन्हें तो जो दिखाई दे जाए वह उसी को निशाना बनाने के लिए तैयार रहते थे। तेंदुआ घूम रहा है, शिकारी मुझे हिदायत देते, बंदूक लेकर चला करो। मेरे पास बंदूक है ही नहीं, मैंने कहा। जब से जंगल में शिकारियों के कदम पड़े थे तब से पक्षी कम नजर आ रहे थे, और लंगूर तक ना जाने कहाँ चले गए थे। लाल लोमड़ी तो फिर दिखी ही नहीं, और जो बिज्जू बिल्कुल निडर होकर घूमा करते थे वह मुझे आता देखते ही दुबक जाते थे। लगता है जानवरों के लिए सारे इंसानों की गंध एक जैसी ही होती होगी। बारिश का मौसम बीता और अक्टूबर का महीना आ गया। अब मैं भीनी भीनी महक वाली हरी घास में धूप सेकने लेट सकता था, और देर तक बांझ की पत्तियों के बीच से झांकते धुले हुए नीले आसमान की आंखों को चौंधियाने वाले टुकड़ों को निहार सकता था। और मैं पत्ते पत्ते बूटे बूटे के लिए किसी चीज़ की रगड़ लगते ही फैल जाने वाली पुदीने और तिपतिया घास की गंध के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता, और कुदरत का शुक्रिया अदा करता घास और हवा तथा आकाश के नीलेपन के छूने से होने वाले मधुर एहसास के लिए। इंसानों के बारे में तो मैं कुछ सोचता ही नहीं था। उनके प्रति मेरा रवैया कुछ वैसा ही था जैसा जंगल के बाशिंदे का। इंसान भरोसेमंद नहीं होते हैं, कुछ नहीं पता कब क्या कर बैठें, इसलिए जितना हो सके उनसे दूर ही रहा जाए, इसी में भलाई है। घाटी के दूसरी ओर परी टिब्बा की चढ़ाई थी। परी टिब्बा यानी परियों वाला पहाड़। उजाड़ सा पड़ा, छोटे छोटे झाड़ झंखाड़ से भरी पहाड़ी जिस पर कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि पिछली सदी में अंग्रेज़ों ने इस पहाड़ी पर रहने के लिए घर बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहाँ अक्सर बिजली गिरती थी, न जाने क्यों। यह उस जगह की अपनी खासियत थी, या उसमें जमा किसी खनिज की फितरत इसकी वजह ही थी। लेकिन एक के बाद एक करके कई मकानों पर बिजली गिरने के बाद अंग्रेज़ उस पहाड़ी को छोड़ पड़ोस वाली पहाड़ी पर चले गए, जहाँ एक पूरा शहर बसा हुआ है। पहाड़ी लोगों के लिए वह परी टिब्बा है, जहाँ पर उन दो बदनसीब प्रेमियों की आत्माएं रहती हैं जो तूफान में फंसकर उस जगह अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जबकि कुछ लोग इस परी टिब्बा को बर्न्ट हिल यानी जली पहाड़ी के नाम से जानते थे, क्योंकि उस पर उगे पेड़ या तो बिजली गिरने से जले हुए थे या फिर ठीक से बड़े ही नहीं थे। एक दिन धारा पार करने के बाद मैं परी टिब्बा की चोटी तक जाने के इरादे से चढ़ाई करने लगा। ये बेहद कठिन था, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई पगडंडी वगैरह थी ही नहीं,
और मुझे खड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए झाड़ियों के जड़ तने और हाथ आने वाले पत्थरों को पकड़ पकड़ कर चढ़ाई चढ़नी थी। और ये खड़ी चढ़ाई पर पौधे पत्थर कितनी मजबूती से अपनी जगह पर जमे हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। वह कभी भी आपके हाथ में आ सकते थे और आप बुरी तरह से गिर सकते थे, आपको बुरी तरह चोट लग सकती थी। किसी तरह मैं परी टिब्बा के ऊपर पहुंच ही गया, जहां चोटी की जगह पठार जैसी समतल जगह थी और वहां चीड़ के कुछ पेड़ खड़े थे। उनकी ऊपरी शाखाएं हवा के बहाव के साथ सुर में सुर मिलाकर धीरे धीरे गुनगुना रही थीं। वहाँ मैंने वह खंडर देखे जो ज़रूर उन मकानों के होंगे जो शुरुआत में इस इलाके में बसने आए लोगों ने बनाए होंगे, और अब उनकी जगह बस मलबे के छोटे छोटे कुछ ढेरों से ज़्यादा कुछ नहीं बचा था, और उन पर भी खरपतवार, तीन पतिया, ककरौंधा और बिछूटी पाता छा गए थे। जब मैं बिना छत वाले इन खंडरों के बीच घूम रहा था, तब मुझे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटे से घिरे होने का एहसास हुआ। ना कोई जानवर, ना परिंदे, बिल्कुल सुनसान बियाबान वीराना। सन्नाटा ऐसा था कि लग रहा था कि वही मेरे कानों में गूंज रहा है, लेकिन वहाँ और भी कुछ था जिसकी मौजूदगी का एहसास मुझ पर हावी होता जा रहा था, और वह थी बिल्ली परिवार के जीवों से आने वाली एक महक। मैं वहीं एक जगह ठहर गया और ध्यान से हर ओर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था मेरे सिवाय, ना तो कोई सूखे पत्ते, ना उनके हिलने की सरसराहट, और ना ही कोई कंकड़ अपनी जगह से सरकने की कोई आवाज़। ज़्यादातर खंडर सिर्फ आसमान से पटी बहुत कम ऊंचाई वाली दीवारों की शक्ल में थे, लेकिन एक सड़कर गली हुई लकड़ी की शहतीरें टूटने से ऐसी जगह बन रही थी जैसे खान में जाने वाली सुरंग हो, और यह अंधेरी गुफा पाताल तक जाने के रास्ते जैसी लग रही थी। जब मैं उसके मुहाने पर पहुंचा तो वहाँ मांसाहारी जानवर की महक सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैं वहीं ठहर गया और सोचने लगा कि कहीं मैं तेंदुए की मात की चौखट पर तो नहीं आ पहुंचा हूँ, और यह भी सोचता रहा कि हो सकता है कि रात को शिकार करने के बाद तेंदुआ वहीं आराम कर रहा हो सकता है वह अंधेरे में घात लगाए बैठा हो, मुझे ताक रहा हो, पहचान रहा हो, या जान गया हो कि यह तो वही शख्स है जो जंगल में बिना हथियार लिए अकेला घूमता रहता है। मुझे लगता है जब मैं सोचता हूँ कि वह वही होगा और वह मुझे पहचान गया होगा, और उसने मेरे वहाँ जाने को इस तरह लिया होगा जैसे कोई अपने दोस्त के पास जाता है, जैसे उसे मेरे वहाँ होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शायद मेरी वजह से इंसान पर उसका भरोसा पक्का हो गया था, कुछ ज़्यादा ही भरोसा करने लगा था वह अपने आसपास वाले इंसान पर, ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह जो हो गया था। लेकिन मैं वहीं ठहर गया, वहीं बाहर ही ठहर गया। मैं पूरे होश में था। मैं नहीं चाहता था कि तेंदुए से मेरी नज़दीकी बढ़े, लेकिन मेरे मन में तो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाते उसके गठीली मांसपेशियों वाले शरीर को एक बार फिर देखने का लालच तक नहीं था। मैं तो बस ये चाहता था कि वह मेरे ऊपर बस विश्वास करे, और मुझे लगता है भरोसे का ये तोहफा उसने मेरे नाम कर दिया था। लेकिन तेंदुआ इतना नादान होगा कि वह एक इंसान पर भरोसा करने के बाद वैसा ही भरोसा हर इंसान पर करने की भूल कर बैठेगा? क्या अपने मन से डर को पूरी तरह निकाल कर अपने मन में उसका डर और मेरी वजह से उसके अंदर से खुद को खतरों से बचाकर रखने का डर क्या अब निकल गया था, जिससे वह पूरी तरह से असुरक्षित हो गया था? क्योंकि अगले दिन ढोल पीटते और चिल्लाते शिकारी धारा की ओर से ऊपर बस्ती की तरफ आने वाले रास्ते पर चले आ रहे थे। उनके कंधों पर एक लंबा सा बांस था, और उस बांस के बीच में ऊपर पैर बांधकर तेंदुए के बेजान शरीर को टांग रखा था, और उसका सिर नीचे की तरफ झूल रहा था। उसके सिर और गर्दन में गोलियों के घाव थे। हमने तुमसे कहा था ना कि एक तेंदुआ यहाँ पर घूम रहा है, उनमें से एक ने मुझे देखते हुए कहा, और दूसरे ने बहुत ही खुशी जाहिर करते हुए चिल्लाकर कहा, देखो कितना बढ़िया है ये तेंदुआ। हाँ, मैंने कहा, बहुत ही सुंदर तेंदुआ है ये, बहुत ही सुंदर। मैं सुनसान जंगल के रास्ते घर की ओर अब चल दिया था, एक उदास मन के साथ। बहुत सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था जैसे सारे परिंदे और जानवर जान गए हों कि इंसान ने उनका भरोसा बुरी तरह से तोड़ दिया है। मैं अब खड़ी चढ़ाई वाले सुनसान रास्ते पर अकेला ही अपने घर की ओर चला जा रहा था, और एक हिंदी फिल्म का गीत मेरे दिलो दिमाग में गूंज रहा था, और उसके बोल मेरे दिलो दिमाग में गूंज रहे थे।
जब जानवर को इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है, अब चुप क्यों है संसार। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी जो थी नो रूम फॉर लेपर्ड एंड अगेन इसको लिखा था द वन एंड ओनली सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।